नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कहा था कि बीपीएससी का 6 to 8 का हिंदी जो है क्लास वह आपकी प्रारंभ हो जाएगी। आपको लगातार डिमांड थी सर 6 to 8 का हिंदी आप कब चालू करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। तो मैंने आपकी बातों को ध्यान रखा, थोड़ा सा समय का दिक्कत चल रहा था, तो मैंने कहा अब आपके लिए एक टाइम निकाल लिया गया है। अब हम लोग लगातार जो है पर डे जो है इस क्लास पे प्रैक्टिस करेंगे। कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या प्रश्न का स्तर रहता है वहाँ का बिहार का 6 to 8 का जो पुराने पेपर हुए हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में। ठीक, सिलेबस में क्या अलग है यहाँ का अपेक्षा जो जूनियर यहाँ आपका एक बार हुआ था। बहुत सारी चीज़ें, बिहार का स्पेशल क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, तमाम चीज़ों पे यहाँ इस क्लास में चर्चा अब होगी। कल पहला प्रैक्टिस था, आज जो है प्रैक्टिस नंबर 2 है। तो एक चीज़ और आपके लिए है, टाइम को लेकर के बड़ा दिक्कत चल रहा था, तो कल जो है आज एक अनाउंस और मैं करने जा रहा हूँ इसके साथ टाइम को लेकर के। तो कल जो है आपका कल से फाइनल टाइम जो है, फाइनल टाइम कल से आपका 5 बजे रखा गया है, क्योंकि 3 बजे बहुत बच्चे कर रहे थे, 3 बजे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, हमको भी दिक्कत हो जाती थी, लगातार क्लास पे क्लास रहती थी तो रेस्ट हमको मिल नहीं पाता था। तो अब से यह क्लास आपकी 3 बजे, जैसे अभी जो चल रही है आज तो 3 बजे चल रही है, नेक्स्ट टाइम से यह क्लास आपकी 5 बजे चलेगी। कल से यह क्लास आपको 5 बजे देखने को मिलेगी और मैं इसमें टाइम मेंशन कर दूंगा। तो प्रैक्टिस नंबर 2 है। आज देखेंगे कि प्रश्न का लेवल आप कैसा रहता है, आप लोगों के लिए आप लोग का कितना सही होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए फिलहाल में अब आते हैं सीधे प्रश्न पे। 6 to 8 का टीआरई 4 के लिए है, और टीआरई 4 जो है आपका जनवरी लास्ट या फरवरी में देखने को 100% चांस है। 100% मैं कह दिया हूँ, 99% नहीं, 100% कह दिया हूँ। अभी कल का ही बयान आया है वहाँ शिक्षा मंत्री का कि आपके टीआरई 4 आना एकदम तय है। ठीक, तो हमारा बीपीएससी आपका टीआरई 4 है। 6 to 8 हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, इसमें लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, नोट्स आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 96 28 95 92 37 यह नंबर है, और आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो परीक्षा में पूछी जाएंगी, जहाँ से आपका एक सीट पक्का होगा। ठीक, तो कल से क्लास 5 बजे चलेगी। अब चलते हैं प्रश्न पे। तो आप लोग को जवाब देना है, आप लोग जवाब नहीं देते हो, सुनते हो लेकिन जवाब नहीं देते हो, थोड़ा सा जवाब दीजिए, दिया करिए। हाँ सर, इस प्रश्न का यह उत्तर होगा। पहला प्रश्न है कथन टाइप का, कि यहाँ पे नीचे 2 कथन दिए गए हैं, पढ़ना है और पढ़ के उत्तर देना है। कह रहा है कथन 1, कथन 1 क्या कह रहा है, वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। कथन 2 पढ़ेंगे, वाक्य के भेद 3 आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त चयन कीजिए, सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, बस ऐसा थोड़ा सा मॉडल दे दिया है नेट, जैसे नेट में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़ा वैसे बना दिया गया है। आपको बीपीएससी में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो उत्तर प्लीज आप लोग देते रहिएगा। अगर हम पढ़े यहाँ पर तो सी, ऋचा जी स्वागत है। सी कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर वाक्य भाषा की ऐसी प्रक्रिया है, वाक्य भाषा की ऐसी प्रक्रिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा देखें कि वाक्य भाषा की ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। बिल्कुल सत्य कथन है, क्या है यह सत्य कथन है, एक सत्य हो गया। लेकिन जैसे ही हम दूसरा कथन पढ़ते हैं कि वाक्य के 3 भेद, 3 भेद नहीं होते हैं, वाक्य कितने भेद होते हैं, वाक्य के 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद। कल की क्लास अगर आप मेरी लिए होंगे तो कल की क्लास में मैंने चर्चा किया था, एक होता है रचना के आधार पे, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। और दूसरा था अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, इसके आधार पे 3 और इसके आधार पे 8, अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया कथन आपका कि कथन पहला वाला सही है और दूसरा वाला कथन क्या है,
आपका गलत है। तो यहाँ पे हमने मतलब रचना के आधार पर 3 प्रकार के सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल किसे कहते हैं, संयुक्त किसे कहते हैं, मिश्र किसे कहते हैं, जब हम थ्योरी की क्लास वहाँ पढ़ाएंगे, नोट्स लेके बैठिएगा तो वहाँ हम आपको बताएंगे। और अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं, वो अर्थ के आधार पे 8 कौन कौन से होते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? हम लोग अक्सर हिंदी दिवस, हिंदी अंतरराष्ट्रीय दिवस पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न जब आपके आते हैं तो थोड़ा सा कहते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया। तो प्रश्न बहुत आपके सिलेबस में रखा गया है, आपको बस बताना है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो पढ़ लिया आप? हाँ चलिए, 15 अगस्त तो आजादी दिवस होता है, 21 फरवरी, 26 जनवरी, 10 जनवरी, ठीक, 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस बेचा क्या, 21 फरवरी। 21 फरवरी जो है अंतरराष्ट्रीय, जो है अंतरराष्ट्रीय आपका क्या होता है, यहाँ पर मातृभाषा दिवस यहाँ पूछा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को पता है गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 10 जनवरी को क्या हो गया आपका अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया? तो रिचा, हाँ अभी रिचा ने कहा डी नहीं, आपका आंसर जो होगा बी होगा, डी नहीं होगा, बी होगा। ठीक, आंसर को करेक्ट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ कल थोड़ा सा मैं सिलेबस पे चर्चा कर दूंगा एक बार, ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जानते रहें। कल मैं सिलेबस पे भी चर्चा कर दूंगा कितने नंबर का आता है। कल मेरी क्लास एक स्पेशल आपके लिए वो रहेगी। ठीक, हाँ, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह का प्रयोग करिए। तो यहाँ पे एक शब्द देखिएगा, चिन्ह अगर आप कहीं ऐसे देखिए, आप अक्सर चिन्ह ऐसे देखते हैं, ये बिल्कुल अशुद्ध है, चिन्ह है, ये क्या चिन्ह है आपका, शुद्ध कैसे लिखा जाता है, चिन्ह, ये आपका शुद्ध है। तो परीक्षाओं में जब पूछेगा, हम अक्सर ये लिखते आते हैं, बहुत सारे शब्द अभी मैं आपको पूछने लगूंगा ना, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि हमेशा आप गलत पढ़ते हैं या गलत लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा है विराम चिन्ह से युक्त वाक्य चुनाव कीजिए, किसमें विराम चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, सही विराम चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे सही पूछा है, सही किसमें लगा हुआ है ये बताना है। क्या आप हरिद्वार से हैं? ठीक, सुनो सुनो वह गा रही है, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, राम नरेश गोबर गणेश हैं। ठीक, यहाँ बताना है कौन सा सही है। तो देखिए क्या आप यहाँ पे क्या लग गया, प्रश्नवाचक, तो इसलिए यहाँ पे ये होना चाहिए था, लेकिन पूर्ण विराम है तो गलत हो गया। पूर्ण विराम की वजह से, इसकी वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। सुनो सुनो वह आ रही है, यह बिल्कुल सत्य है, यही आपका सही हो गया, आपका बी विकल्प सही हो गया। आप लोग भी उत्तर देते रहिए, बी विकल्प सही हो गया। ये राम लक्ष्मण ये नहीं लगेगा, हे राम, अगर ऐसे होता ना हे राम हे लक्ष्मण ऐसे होता तब आपका ये विस्मयादि बोधक लगता, विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं होगा। राम नरेश यहाँ पे ये है, इसके कारण से गोबर गणेश है, इसलिए सारे विकल्प गलत हो गए। विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। अगर परीक्षा में पूछता है विराम चिन्ह कुल कितने होते हैं तो 20 होते हैं, 20। अगर एक प्रश्न पूछ ले क्या, कामता प्रसाद के अनुसार, अगर ऐसे पूछ ले कामता प्रसाद के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार विराम चिन्ह तब भी 20 ही होगा, इन्हीं के अनुसार 20 माना गया है। तो याद रखेगा, प्रश्न चाहे जो हो, चाहे कामता प्रसाद अनुसार हो और चाहे केवल विराम चिन्ह पूछे, दोनों स्थिति में आपको क्या लगाना है, लगाना है 20। क्लियर हो गया, दोनों परिस्थिति में आपको 20 लगाना है। ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे प्रश्न आपको तैयार हो जा रहे हैं। अब विराम चिन्ह तो पूरा हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ाएंगे थ्योरी आपको चलेगी, एक थ्योरी वाली क्लास चलेगी तो वहां आप विराम चिन्ह पूरा पढ़ेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से, देखिए यहाँ पे ये मेन है, मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा या प्रयुक्त होगा। आपका उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह
और लाघव चिन्ह। लाघव मतलब होता है संक्षिप्त, किसी चीज को संक्षिप्त में लिखो ना। संक्षिप्त में जब किसी चीज को लिखते हैं तो वहां लाघव होता है। जैसे हमने लिखा उत्तर प्रदेश, तो साइड में लिख दिया ना, डॉक्टर लिखे डॉक्टर, ये क्या है, लाघव चिन्ह है। निर्देशक क्या होता है, कब किसी चीज को निर्देश करते हैं। कोष्टक पता ही है, कोष्टक। बचा क्या, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण या अवतरण भी इसको बोलते हैं, उद्धरण या अवतरण भी बोलते हैं। ठीक, उद्धरण या अवतरण भी बोलते हैं। ठीक ऋचा, बस एक काम करिएगा, आप जो भी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा क्वेश्चन संख्या लिख दिया करिए, ताकि मैं जान जाऊं कि चौथे का आप उत्तर दे रही हैं, तीसरे का दे रही हैं, तो मुझे भी आइडिया हो जाएगा ना कि हाँ किस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हो। ठीक, किस प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हो। ठीक, क्लियर हो गया। हाँ, तो यहाँ पे अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं, अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं, अवतरण चिन्ह। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, एक होता है एकल अवतरण, एकल अवतरण, एक होता है दोहरा अवतरण, सॉरी एकल अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। मतलब इंग्लिश में अगर हम बात करें, सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा और डबल इन्वर्टेड कामा। अब ये कहाँ लगेगा, ये जब हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि कहाँ पे सिंगल लगता है, कहाँ पे डबल लगता है। फिलहाल में अगर उद्धरण चिन्ह की बात हम करें तो अवतरण चिन्ह जो होता है वह देखिए ऐसे डबल डबल रहता है। जैसे किसी कथन को मूल रूप से उतारते हैं तो ऐसे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो परीक्षा संबंधी, तैयारी 4 संबंधी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप मुझे पढ़ाने के अलावा इन्फॉर्मेशन, जो भी इतनी भी इन्फॉर्मेशन आती है किसी भी स्टेट के लिए, मैं वो न्यूज लेके आता हूं। तो मुझे आई थिंक हर चीज़ की जानकारी है, जो भी एग्जाम आने वाले हैं या कब कौन से वैकेंसी आएगा, कब तक उम्मीद है, मैं लगातार अपडेट रहता हूँ। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि आपके मन में ये रहेगा हाँ ये वैकेंसी आ रही है, हमें पढ़ना है। जैसे TRE 4, यह क्लास इसलिए चलाई गई है कि TRE 4 का आना एकदम तय है, एकदम तय है। अब भारी संख्या में इस बार सीट आएगी। फिलहाल में आगे बढ़ते हैं। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह किसको कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को, ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर को, अनुनासिक और निरनुनासिक को, प्लुत और विसर्ग को। ठीक, ये प्रश्न बहुत कठिन तो नहीं लगता मुझे। तो आपको पता है कि ये अन और अ है, अन और आपका अ है। ठीक है, अन और अ है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे अनुस्वार, इसको बोलेंगे अनुस्वार, इसको बोलेंगे विसर्ग, इसको बोलेंगे विसर्ग। ठीक, तो यहाँ पे विकल्प आ गया अनुस्वार और विसर्ग। तो आंसर आपका आ गया ए, 5 का ए। अगर मैं पूछूं, आप बताइएगा ऋचा जी और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, वर्णमाला की संख्या कितनी है, वर्णमाला की संख्या कितनी है। ठीक है, विकल्प मैं दे दूं, बताइएगा फटाफट कितनी है। 33, 52, 53, 48। ठीक, एक प्रश्न आपका बना है 52। नहीं ऋचा जी, अब आपको थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। क्या अपडेट होना पड़ेगा कि एक नया आपको जुड़ गया है, ये पढ़िएगा, एक नया जो है आपका जुड़ गया है। अब 53 हो जाएंगे, अब क्या हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। देखिए ऐसे प्रश्न आपको गलत होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अब जो है राजभाषा आयोग, ये जो राजभाषा आयोग होता है जिनके अंतर्गत यह काम होता है सूद घटाने बढ़ाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मुझे लगता है कि जिन्हों जो अपडेट नहीं है वो गलत कर देंगे। तो अब से क्या लगाएंगे, अब आपका अगर पूछेगा तो 53 पे जाना है। किस पे जाना है, 53 पे जाना है। अभी मैंने इस पे वीडियो भी बहुत पहले बनाया था, जब यह नया नया आया था, तो यह आपका आया था। ठीक है, चूंकि इसका प्रयोग मराठी में भी होता है, पाली में भी होता था। ठीक, इसका प्रयोग बहुत जगह होता है। ठीक, तो इसलिए जो है आपका जानते रहिएगा कि यह आपका नया है। देखिए ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे जो है ऐसे करना है। ठीक, ये आपका नया आया हुआ है। ठीक, तो बिल्कुल याद कर लीजिए कि आगामी आने वाली परीक्षा में यह गलत ना हो आपका, क्योंकि जैसे अभी दिमाग में हमारे 52 चल रहा है ना, बहुत दिन तक 52 चलेगा, क्योंकि बहुत साल से हम 52 ही पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया ऋचा, याद हो गया, भूलोगे तो नहीं आप, क्लियर हो गया। चलिए,
तो वर्णमाला की संख्या कितनी है आपकी 53 है। देखिए एक नया चीज हम जान गए ना। हाँ, अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, कॉपी पेन प्लीज लेके बैठा करिए आप लोग। अगला प्रश्न है कि तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से जुड़ी हुई है। तूपानु, त्रिलिंग, मालिश और मौदूर। ये तो और खतरनाक है। देखो ऋचा, अगर ये है ना तो ये अभिशाप है। अगर आपको देखिए एक चीज जान लीजिए, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि मेरी बात याद रखिएगा हमेशा कि सरल प्रश्न गलती से भी गलत ना हो। आपके जो सरल प्रश्न है वो गलती से भी गलत ना हो, क्योंकि एक नंबर बहुत कुछ तय कर देता है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, एक नंबर जो है पॉइंट पॉइंट की लड़ाई है एग्जाम हॉल में, पॉइंट पॉइंट की, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, नंबर की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िए, 2 बार पढ़ लीजिए, चल जाएगा। लेकिन प्रश्न आते हुए ना गलत हुए। अगर आते हुए गलत हो गए इसका मतलब फिर सिलेक्शन आपका खतरे में आ सकता है, किसी का भी जो भी गलती करेगा। तो यहाँ पे त्रिलिंग, इसको याद कर लीजिए, त्रिलिंग, त्रिलिंग याद कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट तेलुगु जो है आपका, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है, तो त्रिलिंग से हुई है। इस प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, ता से तेलुगु, ता से त्रिलिंग, त्रिलिंग तेलुगु, त्रिलिंग तेलुगु, ऐसे याद करेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। क्लियर हो गया। और एक चीज और है, सीटेट जो तैयारी कर रहे हैं, सीटेट वाले जिनका पेपर है, सीटेट का एडमिट कार्ड निकल रहा है, सीटेट जिनका क्वालिफाइड अभी नहीं है, सीटेट वाले के पास बढ़िया मौका है कि 14 तारीख को पेपर है, 14 को दिसंबर को पेपर है, ठीक, पेपर है, एडमिट कार्ड आ गया है। अगर वो सीटेट निकाल लेते हैं, उनके पास 6 to 8 का एक बढ़िया चांस मिल जाएगा। 6 to 8 का बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 4 आपका टीआरई 4, ठीक है। अगर वो डीलेट किए हुए हैं तो 1 से 5, अगर बीएड किए हुए हैं तो 6 से 8। तो आप जो है अच्छा खासा मौका है, इस मौके से चूकिए नहीं। जिनका नहीं निकला हुआ है आपका क्या, सीटेट, और 60 नंबर लाइएगा, क्योंकि वहां पर जनरल में काउंट होंगे। 60% लाइएगा, मतलब 90 नंबर। यहाँ पे आप ओबीसी होंगे तो 82 मान नहीं होगा, लेकिन वहां पे आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, तो 90 नंबर लाना अनिवार्य है। परिवर्तन, परिवार में उपसर्ग कौन सा है, जो शब्दांश के पहले लगते हैं, जो शब्दांश के पहले लगते हैं, शब्दांश के पहले लगते हैं, जो शब्दांश के पहले लगते हैं, ठीक, शब्द नहीं शब्दांश, यही हम लोग गलती कर देते हैं, अक्सर कह देते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं, नहीं, जो शब्दांश के पहले लगते हैं। और इनकी संख्या 22 होती है। संस्कृत में परीक्षा में ये पूछा जाता है, संस्कृत में उपसर्ग संख्या क्या होती है, 22 होती है। क्या होती है, 22 होती है। हिंदी में 10 होती है लगभग, लेकिन जब भी परीक्षा में पूछेगा वह आपका यही पूछेगा। तो 7 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए परी, ये परी, परी, तो यहाँ पे पकड़ लिया परी, ठीक है, पढ़ लिया। प्रदेश में होता प्र प्लस देश, प्रदेश, ऐसे बना सकते थे, ठीक। चलिए, तो आपका 7 का एरिया बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखेंगे, परसर्ग के सहायक शब्द होते हैं। देखिए यहाँ पढ़िएगा, परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो वो क्या कहलाएंगे, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। तो परसर्ग क्या होते हैं ये बताना है। परसर्ग, तो परसर्ग क्या कहते हैं, परसर्ग शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। परसर्ग क्या कहते हैं, शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम परसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। क्लियर हो गया सबका। चलिए अगला प्रश्न है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा है। देखिए मनुष्यता, मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है,
जातिवाचक, प्रेरणार्थक, गुणवाचक और भाववाचक संज्ञा। मनुष्यता, ठीक ठीक। तो यहां पे हमें क्या देखना है कि देखिए, अब भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किससे किससे बनते हैं, किससे किससे बनते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाववाचक संज्ञा किससे किससे बनाए जाते हैं? एक तो जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं, जातिवाचक से बनाए जाते हैं भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक से, ठीक, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, अव्यय से और सर्वनाम से, सर्वनाम से। इतनी चीजें से आप याद करिएगा कि आपके जो है भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। भाववाचक संज्ञा किससे किससे बनाए जाते हैं? आपके जातिवाचक से। जैसे जैसे कैसे पकड़ेंगे? जैसे प्रश्न पूछ लीजिए, इससे बहुत प्रश्न पूछता है। जातिवाचक हमने कहा मातृत्व, मातृत्व, मातृत्व किससे बना है? माता से। किससे बना है? माता से। माता क्या है? जातिवाचक है, जातिवाचक। देखिए प्रश्न ना कई प्रकार पूछ लेता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है? एक जाति है। मनुष्य क्या है? एक जाति है। अगर मैं पूछूं यहाँ पर मनुष्यता में कौन सा मनुष्यता जो भाववाचक है यह किससे बना है? अगर मैं प्रश्न पूछ लूं, जातिवाचक संज्ञा से बना है, विशेषण से बना है, क्रिया से बना है, अव्यय से बना है, तो देखिए प्रश्न यहाँ पे बन गया। ये प्रश्न ज्यादा कारगर होते हैं थोड़ा सा, तो ये आपके जातिवाचक संज्ञा से, जैसे विशेषण से अच्छा से अच्छाई, अच्छा से अच्छाई, तो विशेषण अच्छा क्या है? आपका विशेषण अच्छा है, ठीक है। अव्यय से जैसे दूर है, दूर है, दूर से दूरी, दूर से दूरी। सर्वनाम अपना से अपनापन, अपनापन, देखिए सब बन गया, ठीक, सब बन गया। तो आपको ये याद आना चाहिए, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा से, ठीक। एक बार पूछा गया था परीक्षा में कि भाववाचक संज्ञा किन किन से मिलके बनते हैं, किन किन से बनाए जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि जातिवाचक संज्ञा से बना सकते हैं, विशेषण से बना सकते हैं, क्रिया से बना सकते हैं, अव्यय से बना सकते हैं और सर्वनाम से। तो 1 2 3 4 5 संख्या भी पूछेगा तो याद रखेगा 5 चीजों से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। और इसमें प्रत्यय, एक तो पकड़ लीजिए, प्रत्यय हमेशा लगा रहे, प्रत्यय पा जाएंगे, प्रत्यय से भी आप पकड़ लेंगे। प्रत्यय देखिए मनुष्यता में ता प्रत्यय लग गया है, ता प्रत्यय लग गया है। अच्छाई में आई प्रत्यय लग गया है, आई प्रत्यय लग गया है, देखिए। हाँ, दूरी में ई प्रत्यय लग गया है। तो प्रत्यय विशेष होते हैं, प्रत्यय आप इसमें पा जाएंगे, ठीक। तो इतनी सारी चीजें आपको मैंने बता दी, क्लियर है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो विकल्प आपका लग गया है डी, भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तन शब्द क्या है? लिंग से बहुत प्रश्न गलत होते हैं, तो मैंने लिंग पे पूरी ट्रिक बनाई है। ऐसे से ट्रिक बता देंगे कि आप एग्जाम में देखते ही पकड़ लोगे। मैंने हिंदी में ट्रिक पे बहुत काम किया। ट्रिक मतलब अपने लिए बनाया था, लेकिन वो आप लोग के लिए काम कर रहा है। ट्रिक जो है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तब मैं वहाँ ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक इतने सारे हैं कि आप बस ऐसे देखेंगे, ट्रिक लगाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना याद करोगे भाई, इतने सारे चैप्टर हैं, इतनी सारी चीजें, कितना रटो, कितना याद करोगे, कितनी बार पढ़ोगे। तो ट्रिक जो है आप लोग भी बनाया करिए, ठीक। उसके माध्यम से आप जल्दी से पकड़ लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं तन शब्द क्या है, लिंग क्या है। उभय लिंग, नंबर 10, तो क्या जगह? पुलिंग। लिंग, देखिए लिंग जो है, लिंग संस्कृत का शब्द है। कई बार पूछा गया लिंग कहाँ शब्द है? संस्कृत का शब्द है। लिंग अर्थ क्या होता है? पहचान। क्या होता है? पहचान। लिंग कहाँ का शब्द है? संस्कृत का शब्द है। और यह 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुलिंग। अगर संस्कृत में जाएंगे तो लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में हमारे यहाँ केवल 2 होते हैं। केवल क्या होते हैं? 2 होते हैं, पुलिंग, ठीक। तो यह शब्द क्या है? तन जो है पुलिंग होता है। लेकिन किसी तन का नाम दिया होता ना, तन का नाम, देखिए परीक्षा में गलत कैसे होता है। देखिए अब 2 प्रश्न दिया हूं, हमने कहा नेत्र, नेत्र। अब देखिए परीक्षा में कैसे गलत होता है प्रश्न। नेत्र, नेत्र क्या है? पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है? नेत्र क्या है? पुलिंग है कि स्त्रीलिंग है? कोई बताएगा? अब देखिए नेत्र क्या है? स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है? अब आपसे प्रश्न पूछ लिया तो अंत मैंने एक बात कही है। अब देखिए कैसे पकड़ेंगे।
जिसके अंत में अगर आपने त्र देख लिया, अंत में आपने त्र देख लिया, त्र, तो वो पुलिंग प्रायः पुलिंग होता है, प्रायः क्या होता है, पुलिंग होता है। जिसके अंत में त्र देख लिया, देखिए यहाँ पे त्र देख लिया, त्र क्या देख लिया, त्र देख लिया। जैसे नेत्र, इसलिए नेत्र क्या हो जाएगा, पुलिंग में चला जाएगा, नेत्र क्या जाएगा पुलिंग में। मित्र, अब देखिए पकड़िए ना, मित्र। शत्रु, देखिए शत्रु, अब देखिए आपने पकड़ लिया। अब आंख, अब जैसे आंख आ गया तो आंख मारी, तो आंख क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में चला जाएगा, स्त्रीलिंग में चला जाएगा। बच्चे हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर स्त्रीलिंग जो है, नेत्र जो है वह पुलिंग कैसे हो गया, आंख कैसे स्त्रीलिंग हो गया, दोनों का मतलब तो एक ही होता है। हमने कहा मित्र, मैं तुमको समझा रहा हूं, जिसके अंत में त्र दिख जाएगा प्रायः वह पुलिंग में होता है, नेत्र, मित्र, शत्रु, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पे इस कारण से हमने इसको पुलिंग लगा दिया। तो यही सब ट्रिक है, देखिए वहां पे ट्रिक है, आपने तुरंत पकड़ लिया, आपका सही हो गया, ठीक। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा प्रश्न, ठीक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक, संबंधवाचक कारक, कारक 8 होते हैं, आपको पता है कारक कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। हाँ, संबंधवाचक कारक पहचानना है, किसको पहचानना है, संबंध। राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है, राम खाना खाता है, राम का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पे संबंधवाचक पहचानना है, संबंधवाचक पहचानना है। यहाँ देखिए राधा का कुत्ता, राधा का संबंध किससे, राधा कुत्ता, तो यहाँ पे कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है राधा का। तो का की के रारी रे, इसकी पहचान क्या है, का की के रारी रे, नानी ने, राम ने रावण को, तो ये रावण को क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म, कर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्म वाला हो जाएगा। माँ अपने बच्चे को मारती है, तो यहाँ पे भी को आ गया। राम खाना खाता है, तो यहाँ भी को आ गया, साइलेंट है, लेकिन ये जो है डी विकल्प यहाँ पे संबंध कारक आपका दिख गया, तो डी आंसर आपका आ गया। ऋचा ने बहुत अच्छा आंसर किया है, 11 का डी। अगला देखते हैं कि आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, करण कारक, कर्म कारक, अपादान कारक और संप्रदान कारक। तो यहाँ पे देखिए करण का पहचान क्या है, करण का पहचान से, जुड़ाव के लिए, से जुड़ाव के लिए। कर्म का पहचान को, अपादान से, अलगाव के लिए, अलगाव, ठीक। संप्रदान क्या होगा, के लिए, संप्रदान क्या हो जाएगा, के लिए हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, अब पढ़ेंगे आजकल लेखक उपन्यास को लिखता है, उपन्यास को लिख रहा है, तो संबंध ना, तो इसलिए कर्म कारक होगा। कर्म मतलब कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है, जहां पर कर्ता का संबंध सीधे क्रिया से नहीं होता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो यहां पर आपका हो गया कर्म कारक, तो 12 का बी क्लियर हो गया, बहुत अच्छा आंसर, ठीक। अगला प्रश्न है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया जा रहा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। अब देखिए कौन सा पद रेखांकित है, बस ये मैं देख लूं क्योंकि इसमें टाइप नहीं हुआ है रेखांकित वाला, क्लियर हो जाएगा। हाँ, सम्मान में यहां रेखांकित है, सम्मान में यही रेखांकित है, ये बताना है सम्मान में कौन सा कारक है। तो मे पे पर किसका है, मे पे पर, याद करिए मे पे पर, तो मे पे पर याद आ गया, हाँ सर याद आ गया। तो अधिकरण कारक, अधिकरण मतलब आधार, इसका मतलब आधार आपके सम्मान में, ठीक। यहां पे अधिकरण कारक हो गया, आगे आंसर। चलिए 13 का चल गया, हाँ 13 का सी, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है, करण कारक का, करण कारक परसक का प्रयोग किया गया है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पुस्तक को पढ़ रहा है, तो ये अपने आप कर्म हो गया, क्या हो जाएगा, कर्म हो गया। सोहन जयपुर को गया है, तो ये भी कर्म हो गया, ठीक। किसान रात दिन मेहनत करता है, ठीक। हाँ, हम नाक से सांस लेते हैं, यहाँ पे जुड़ाव है, अलगाव नहीं है, जुड़ाव होने की वजह से क्या हो गया, आपका डी आंसर हो गया, क्या हो गया, डी आंसर। हम नाक से सांस लेते हैं, ठीक।
सी आंसर आ गया। चलिए सही है। कल से यह क्लास 5 बजे चलेगी, कल से यह क्लास आपका 5 बजे चलेगा। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द के भेद अशुद्ध हैं। यहाँ पर ये प्रश्न आपको पढ़ना है ठीक से। करेक्ट, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए में कौन से शब्द भेद अशुद्ध है। प्रथम, कोई शब्द सर्वनामक विशेषण है, ठीक। दूसरा, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, ठीक। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूप में किया जा सकता है, यह आपको बताना है। यह प्रश्न थोड़ा सा समझने लायक है, बताइए, फिर उसके बाद हम इसका जवाब देते हैं। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कोई आया है, कोई सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ के उदाहरण में दोनों शब्द कोई सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है, तो दोनों के लिए क्या हुआ है, सर्वनाम के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो दोनों बार कोई शब्द आया सर्वनाम है। इस वाक्य में आपका यह सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। आपका विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। किसके लिए किया गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम दोनों चीजें हों, हमेशा लिंग का आधार क्रिया के कारण किया जाता है। किसके कारण आधार पे, क्रिया के आधार पे हमेशा किया जाता है। लिंग आपसे देखिए, अब देखिए हमने कहा वह जाता है, अब आप ही से बताइएगा, वह जाता है, वह जाती है। आपने लिख दिया, वह क्या है आपका, यह भी सर्वनाम है और आपका यह भी सर्वनाम है, ठीक, यह भी सर्वनाम है। लेकिन इसके आधार पे हमको पता नहीं चल पा रहा है कि क्रिया स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। लेकिन जैसे ही हमने आपका ये देखा क्या कि क्रिया देखा, ये क्या है, जाना क्रिया हो गया। जैसे ही क्रिया देखा, क्रिया के आधार पे हमने तय किया लिंग, क्रिया के आधार पे लिंग की पहचान हुई, क्रिया के आधार पे लिंग की पहचान हो गई, लिंग की पहचान, ठीक है। क्रिया के आधार पे भाई जाता है जाती है, जाता है जाती है, तो लिंग के आधार पर हम जान पाए कि यह कौन सी क्रिया आपकी थी। क्लियर हो गया। चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, एक बार में पढ़ेंगे तुरंत आ जाएगा कि जो संज्ञा के स्थान पर या जो संज्ञा के बदले रखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा का प्रयोग बार बार, देखिए अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो बार बार किसी शब्द को दोहराना वह अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए सर्वनाम का शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम आता है, बार बार हम राम 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 कह रहे हैं, तो वो चीजें न होकर के हमने कहा वह आता है या वह जा रहा है, यही काम जो है आपका सर्वनाम करता है। 17 का सी, बहुत अच्छा। ऋचा जी ने सारे उत्तर अभी तक सही दिए हैं, बधाई इनको बहुत सारा, ठीक। अभी थोड़ा सा प्रश्न का लेवल थोड़ा सा मैं लो रख रहा हूँ, थोड़ा सा प्रश्न का लेवल बढ़ेगा जैसे जैसे आप जुड़ेंगे वैसे प्रश्न का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। अभी केवल बेसिक रूप में मैं आपका चेक कर रहा हूँ कितना आपका तैयारी है, ठीक। हाँ, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया। देखिए ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया, ये प्रश्न बढ़िया है कि एक सर्वनाम नया आया, संयुक्त सर्वनाम। ये प्रश्न को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम, ठीक है। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी किसने बनाया है? सर्वनाम में आप जानते हैं 6 भेद होते हैं, संख्या 11 होती है। तो इसका जो है आपका डॉक्टर दीम सिप्स, डॉक्टर दीम सिप्स जो है, इनको आप याद कर लीजिए, ये आप याद कर लीजिए। 18 का शी, बहुत अच्छा, 18 का शी। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको लगता है नया प्रश्न है तो उसको याद कर ले, ठीक। अगला प्रश्न है, वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोलिखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो वे आम के पेड़ हैं, मतलब निश्चित हो रहा है ना कि वे आम के पेड़ हैं। भाई वे आम के पेड़ हैं, वे क्या है? आप निश्चित वाचक है, ठीक। वे मतलब देखिए यहाँ पे लगा ना वे, यह वह ये वे, यह वह ये वे, ये क्या है आपके? ये निश्चित वाचक है। क्या है? निश्चित वाचक, निश्चित वाचक, ठीक। यह वह ये वे। और सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। 6 प्रकार के सर्वनाम जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। और सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये बच्चा लोग अक्सर यह प्रश्न गलत कर देता है। सर्वनाम की संख्या ना 6 लगा के लाता है। सर्वनाम की संख्या जब भी संख्या पूछे तो 11, कितना? 11। जब भेद प्रकार पूछे तो 6। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। तो निश्चयवाचक हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि देवों को चढ़ाने के लिए बनाए गए दही, घी, शहद, चीनी और जल के योग को क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। वाक्यांश के लिए, देवों को चढ़ाने के लिए बनाए गए दही, घी, शहद, चीनी और जल के योग को कहते हैं देवान्न प्रिय, देवान्ना प्रिय, मधुपर्क, मधुरादिरस, मधुरादिरस और मधुरामृत। आपको बताना है क्या होगा इसका, ठीक। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करने वाले हैं, वो वेट कर रहे हैं TRE 4 की वैकेंसी जब आएगी तब हम कोई कोचिंग पढ़ेंगे या अपने से पढ़ेंगे। तो भैया मेरे बहुत देर हो जाएगी, 3-2 महीने में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी से TRE 4 के लिए जुट जाएंगे तो एक सीट आपकी हो जाएगी। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको पता है उत्तर प्रदेश के बच्चे फाइट करते हैं बहुत ज़्यादा। रेट क्या बोलते हैं, आपका मेरिट हाई लिस्ट हो जाती है, मेरिट बहुत हाई हो जाती है। इसलिए अभी से लगे रहेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अभी आपके पास लगभग 4 महीने मिल जाएंगे। अभी से लगेंगे तो 4 महीने लगभग आपको मिल जाएंगे TRE 4 के लिए। 4 महीने TRE 4 के लिए मिल जाएंगे। TRE 4 के लिए 4 महीने आपको मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अभी से लगे रहेंगे तो, ठीक। क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपका 6 to 8 में रहता है, हर बार का नियम है ये। तो यहाँ पे मधु पर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधु पर्क हो जाएगा। अगर नया प्रश्न है तो आप याद कर लीजिए, ठीक। क्योंकि हम जान रहे थे यहाँ पे देवान्ना प्रिय आप लगा के चले आएंगे, ठीक। तो यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसको जो भी प्रश्न आपको लगे कि हमारा गलत हो गया है उसको लिख लीजिए 1-2 बार, ताकि इन फ्यूचर कभी परीक्षा में पूछे तो आपको आना चाहिए, ठीक। अब है प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, नेत्र ही जिसकी प्रज्ञा, मतलब बुद्धि। तो यहाँ पे बुद्धि जिसका नेत्र हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो उसके लिए एक शब्द है आपका ए, ठीक। प्रज्ञा चक्षु। तो ये सब प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे 6 to 8 में, ठीक। आराम कुर्सी,
आराम कुर्सी में कौन सा समास है? तो वैसे देखा जाए आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, इस हिसाब से देखा जाए तो के लिए क्या आ गया? संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक, इस हिसाब से फिलहाल में यहां पर आपका केवल तत्पुरुष दिया है तो आपका तत्पुरुष से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा ये पूछता कौन सा तत्पुरुष, तो आपका संप्रदान तत्पुरुष हो जाता। ठीक, क्लियर हो गया? समास 6 होते हैं, सबको पता है। ठीक है, यह उत्तर पद प्रधान होता है, यहां से भी प्रश्न पूछ लेता है उत्तर पद प्रधान। अब चूंकि जब पढ़ाएंगे तो सारी चीजें बताएंगे। द्वंद्व दोनों पद प्रधान, अव्यय भाव पूर्व पद प्रधान, कर्मधारय उत्तर पद प्रधान, उत्तर मतलब बाद में, उत्तर पद प्रधान, उत्तर मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अब यहां से थोड़ा साहित्य का ही प्रश्न मिलेगा आपको। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इत्यलम, कितनी नामों में कितनी बार, हरी घास पर क्षणभर और भग्न दूत। तो जो पुरस्कृत रचना है ना उसको तो बिल्कुल याद कर लीजिए, हालांकि हम याद कराएंगे सब आपको। हालांकि मैं सारी चीजें आपको याद कराऊंगा, लेकिन जो है इसको हमेशा याद करिए। तो यहाँ पर बी विकल्प हो जाएगा कितनी नावों में कितनी बार। ठीक, पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में 1968 में मिला था। शुरुआत तो 1965 में, पहला पुरस्कार 1965 में मिला था। पहला पुरस्कार जो है, पहला पुरस्कार 1965 में मिला था, पहला पुरस्कार। लेकिन हिंदी में पहला पुरस्कार 1961 में चिदम्बरा के लिए आपको मिला था, आपको पता है। ठीक है, तो ये एक बार प्रश्न पूछा गया था कि पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार कब मिला था? सब बच्चों ने 1968 लगा के चले आए थे, सबका प्रश्न गलत हो गया था। तो कहा सर कैसे गलत हो गया, ये तो मैंने सही मारा था। हमने कहा महाराज 1965 में चूंकि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है तो संविधान में जितनी भाषाएं होती हैं, वर्तमान समय में संविधान में 22 भाषाएं हैं। जब बना था उस समय 14 भाषाएं थी। क्या थी? 14 भाषाएं आपकी विद्यमान थी जब आपका शुरू में था। वर्तमान समय में आपकी 22 भाषाएं संविधान में शामिल हो गई हैं। तो इन 22 भाषाओं में 14 भाषाओं में मिलना था, तो पहला पुरस्कार हिंदी में मिला था। हिंदी में जो है 1968 में पहला मिला था। अगर अक्सर ये प्रश्न बच्चे गलत कर देते हैं, अगर पूछ लिया जाता है ज्ञानपीठ का पहला पुरस्कार कब मिला था, तो हमेशा हम लोग 1968 लगा के चले आते हैं, क्योंकि हमको लगता है केवल हिंदी में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ऐसा नहीं है, हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 22 भाषा है उनमें जो भी भाषा को हर साल मिलती है तो पढ़ना चाहिए। ठीक, हिंदी में कितनी, पहले क्या था कि पहले जो ये मिलता था ये किसी एक रचना के लिए मिलता था, लेकिन अब जो है पूरे साहित्य को देखकर मिलता है। ठीक, यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहला 1965 में, ठीक 1968 में हिंदी को मिला था। माला तो माला, हाँ माला तो कर मैं फिरे जी फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिशि फिरे यह तो सुमरन नाही। ठीक है, जो भी अगर समाज को आईना दिखाने की बात करता है कड़े शब्दों में, तो आपको पता है कि वो एक ही है, फक्कड़ सदौकड़ी भाषा वाले। ठीक है, वाणी के डिक्टेटर, ठीक, निर्गुण शाखा के, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधित्व करने वाले, बीजक के संग्राहक। ठीक, अब आपको इतनी सारी मैंने बात बता दी तो अब आपको याद आ गया होगा कि सर किसकी बात कर रहे हैं? कबीर दास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कबीर दास की। माला तो कर मैं फिरे जी फिरे मुख माय, मनुआ तो चहुदी से फिरे यह तो सुमरन नाही। सत्य बात है। ठीक है, ये मतलब माला, इनका एक खबर माला फेर जग गया गया न मन का फेर, वो भी इनका है। तो यहाँ माला तो कर मतलब हाथ में, फिरे जी फिरे मुख माय। ठीक, जीभ जो है हमेशा फिरती रहती है ना, जीभ चंचल होती है। मनुआ तो चाहूं दिशि फिरे यह तो सिमरन नाहे, जो मन है हमारा चौतरफा नाचता रहता है, एकाग्रचित नहीं होता है। तो क्या मतलब है? तो वही ये बात कह रहे हैं। ठीक, इनका बीजक है, सबको पता है बीजक है,
इसमें साखी सबद रामायणी, साखी सबद रामायणी, साखी सबद रामायणी इनका रहेगा। ठीक है, इनको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है। ठीक, पूर्व मध्यकाल, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सब पूछना पड़ेगा। तो ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है कि काल को 4 भागों में बांटा है। रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में, रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने काल को 4 भागों में बांटा है, काल को 4 भागों में, ठीक 4 भागों में बांटा है। ठीक है, जिसमें उन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। सबसे पहले इनका आता है 1050 से 1375 ईसा पूर्व है, विक्रमी संवत है ये, विक्रमी संवत। इसका मतलब क्या होता है, इसमें 57 साल जुड़ा हुआ है, 57 साल जुड़ा हुआ है, 57 साल जुड़ा हुआ है। जब भी ऐसा पूछे तो समझिएगा 57 साल आपका ऐड है। जब भी विक्रमी संवत लग जाए, विक्रमी संवत कहीं देख लिया आपने, इसका मतलब 57 साल उसमें जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे इनका जो है ये वीर गाथा काल, वीर गाथा काल का ये समय है, ये नाम देते हैं। और एक्चुअल में नाम क्या है, आदिकाल है। ठीक, ये आपका पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल है। इसको हम लोग भक्ति काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भक्ति काल बोलते हैं। ठीक, अगर इसकी बात किया जाए तो उत्तर मध्य काल है, उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल है, जिसको हम लोग रीतिकाल यही नाम देते हैं। इसके लिए भी कई नाम अलग अलग हैं, लेकिन रीतिकाल ज्यादा है। और ये क्या है, आपका आधुनिक काल है, आधुनिक या गद्य काल, आधुनिक काल या गद्य काल। ठीक, ये इनका पूरा ब्यौरा है, आप इसको जानते रहिएगा। 25 का डी कैसे, डी नहीं होगा ना, मैं बता रहा था, यहाँ पे पूर्व मध्यकाल पूछा है। ठीक है, ठीक, डी हो गया ना। हाँ चलिए एक बार मैं इसको देख रहा हूँ, डी क्लियर हो गया। तो डी नहीं होगा, मैंने डी बताया कि ये आपको मैंने उदाहरण दिया है, मिटा दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। मैंने इसका उदाहरण दिया है। ठीक है, यहाँ पे पूर्व मध्यकाल देखो लिख दिया ना, ये आपका आंसर होगा पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। इसको तो वीर गाथा काल कहा है इन्होंने, इसको क्या कहा है, वीर गाथा काल। वीर देखो मैंने लिखा ना, वीर गाथा काल, सब लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। 25 का डी नहीं लगाए, डी तो मैंने बताया उदाहरण के रूप में कि ये विक्रम संवत का अर्थ होता है। ठीक, आपका डी नहीं होगा, डी हटा दीजिएगा नहीं तो गलत कर देंगे। आपका आपका 1375 से 1700, भक्ति काल को ही हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं, और उत्तर मध्यकाल हम रीतिकाल को कहते हैं। ठीक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, सारे आए लिखने वाले। ठीक, ठीक, कई सारे आए। ठीक, उसी में फेमस हुए गियर्सन आए, मिश्रबंधु आए, और क्या बोलते हैं, शिव सिंह सेंगर आए। ठीक, उसके बाद आपके सबसे जो प्रसिद्ध हुए रामचंद्र शुक्ल हुए, हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखते हैं 1938 में, 1938 ईस्वी में लिखते हैं। ठीक है, और इन लोगों ने क्या नाम दिया आदिकाल को, सिद्ध एवं चारण काल, सिद्ध एवं चारण काल कहा है। सिद्ध एवं चारण काल किसको कहा है, आदिकाल को कहा है। आदिकाल को लेके बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत हैं। ठीक, तो सिद्ध एवं चारण काल कह दिया है। और स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं, स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि, हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ठीक है, तो इस इतनी सारी चीजें देखिए आपको याद हो गई यहाँ पे राम कुमार वर्मा के विषय में। ठीक है, सिद्ध एवं चारण काल कहा है आदिकाल को, 1938 में यह लिखा है, स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मान बैठे हैं। ठीक, तो इतनी सारी चीजें आपकी तैयार हो गई। ठीक, क्लियर हो गया। कल से आपकी यह क्लास 5 बजे चलेगी, याद कर लीजिए आपको 5 बजे आना है। कल से यह क्लास हम 5 बजे रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इस क्लास में डिस्टर्ब हो जा रहा है। 5 बजे हम रखेंगे, 5 बजे उम्मीद है कि कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप थोड़ा सा चाय का टाइम होगा, खा पी के स्वस्थ रहेंगे। दोपहर में थोड़ा आप आराम भी कर सकते हैं। ठीक, ऐसे क्या होता है कि दोपहर में 1 घंटे आराम करने को हुआ तो सर ने क्लास ले लिया, आराम नहीं मिल पाता है। ठीक, थकावट लगी रहती है तो मज़ा नहीं आता है। तो 5 बजे क्लास लेंगे तो आप लोग जुड़ेंगे भी और आप लोग थोड़ा सा खाली भी रहेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, भक्ति सागर, प्रिय प्रवास, प्रेम सागर, सुख सागर।
तो मैंने इस पर चर्चा कल की क्लास में की थी। कल ही मैंने बताया था कि हिंदी में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसकी आज मैं जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। यह आपका छंद पूछा जाता है कि कौन सा छंद है, तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, ये आपका खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य। ठीक, प्रिय प्रवास। अगला देखेंगे, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अरिष्टनेमि को, सरहपा को, स्वयंभू को और सबरपा को। तो ये ना हिंदी के पहले कवि हैं, सर्वमान्य है। हिंदी के पहले कवि, हिंदी का पहला कवि इनको कहा गया है और यह सर्वमान्य है, सर्वमान्य है। और किसने कहा है? राहुल साकृत्यायन ने, राहुल साकृत्यायन। ठीक, स्वयंभू को किसने कहा है? स्वयंभू को। अब आप ये बताइए स्वयंभू को पहला कवि किसने माना है? अभी मैंने बताया था स्वयंभू को पहला कवि कौन मान बैठे हैं? राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। पाउमचरी इनकी बहुत, स्वयंभू की पाउमचरी बहुत फेमस है। पाउमचरी, पाउमचरी बहुत है तो और सारी, लेकिन सबसे प्रसिद्धि इनको पाउमचरी में मिली है। ये जैन आचार्य थे। क्या थे? जैन आचार्य। क्या थे? जैन आचार्य थे। ठीक, स्वयंभू जिसको हम अपभ्रंश का वाल्मीकि नाम देते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? क्योंकि इन्होंने पाउमचरी सीता और राम का इसने लिखा है। सीता और राम का 5 कांड है, इसमें 5 है कांड है, इसमें है 5 कांड है। अंत में इन्होंने क्या किया है? सीता जी को जैन में दीक्षित करा दिया है कि जैन धर्म को दीक्षित हो जाते हैं, प्रशिक्षित हो जाती हैं। ये इनका विशेष है। ठीक, चलिए अगला आप देखते हैं कि सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास को जो है रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य और विठलनाथ। तो सूरदास बहुत प्रसिद्ध हैं भक्ति काल के। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। क्या? वात्सल्य सम्राट कहा जाता है, वात्सल्य सम्राट। सूरसागर जिसमें फेमस हुए सूर सारावली, सूर सारावली और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी ये भक्ति काल के कवि थे। इनके गुरु वल्लभाचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं। अष्टछाप जब पढ़ेंगे अष्टछाप तो आपको वहां पता चलेगा अष्टछाप में। ठीक, क्लियर हो गया? चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम लोग हाँ, क्योंकि इसके बाद मेरी इसके बाद आपका जो 4 बजे है, 4 बजे आपके लिए एक विशेष सूचना रहेगी। 4 बजे रीट का नोटिफिकेशन आ गया है। रीट मतलब राजस्थान टेट का, रीट मतलब राजस्थान टेट का। अभी मेरी 4 बजे क्लास चलेगी, तो राजस्थान टेट में कौन कौन भर सकता है, क्या उसकी योग्यता है, क्या उसके फायदे हैं, उसकी सैलरी कितनी होती है, सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो मिर्जापुर से, कहाँ से? मिर्जापुर से। ठीक, ये जो है आपका प्रश्न था। आज जो है 30 प्रश्न का संग्रह था, 30 प्रश्न का संग्रह था। ठीक, जिसमें साहित्य और व्याकरण दोनों चीजें थी। तो ऋचा जी बहुत धन्यवाद। अब से यह क्लास ऋचा 5 बजे चलेगी। ठीक ऋचा जी, यह क्लास 5 बजे चलेगी कल से, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? 5 बजे क्लास चलेगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। कल से हम यह क्लास 5 बजे लेंगे। ठीक, 5 बजे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा हम भी, क्योंकि मेरी इतनी सारी क्लासेज रहती है ना, बीपीएससी का रहेगा, टीजीटी पीजीटी का रहता है, कई सारी क्लासेज रहती हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा था इस टाइम को लेकर के। तो लेकिन अब हमने थोड़ा सा समय निकाल के 5 बजे रखा है। पर डे हम लोग 5 बजे अब मिलेंगे और प्रश्नों को देखेंगे। कल मैं थोड़ा सिलेबस पर चर्चा करूंगा, ताकि सिलेबस पता रहे। और TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के जो आपके पेपर हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किस लेवल के प्रश्न थे, तो वो भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। TRE 1, TRE 2 और TRE 3 तीनों के पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक, व्याख्या सहित सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद
तब हम पढ़ेंगे सिलेबस, किस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो अभी लगातार आपकी प्रैक्टिस चलेगी, प्रैक्टिस हर एक टॉपिक पे चलेगी। जब बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएंगे, जब लगेगा कि आप रेगुलर कस्टमर हो गए हो, मतलब कस्टमर मतलब भाई रेगुलर मेरे स्टूडेंट हो गए हो, ठीक, तो फिर जो है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि 6 to 8 में सबसे ज़्यादा, मैं बार बार कर रहा हूँ, कंपटीशन है सबसे ज़्यादा। क्योंकि इसमें कोई परीक्षा नहीं होती थी, डायरेक्ट एक ही पेपर होना है। जिसके पास सीटेट का डिग्री होगा, सीटेट जो पास होगा वो भर सकता है। और सीटेट बहुत बच्चे पास हैं, बहुत बच्चे सीटेट पास हैं, ठीक, इसीलिए इसकी मेरिट बहुत हाई रहती है। औसतन इसकी मेरिट 80 से 90 के बीच में रहती है, 80 से 90 के बीच में रहती है, 90, 88, 90 के बीच में रहती है, मतलब 90 प्लस समझ लीजिए। तो हम लोग को तैयारी कैसे करनी है, हम लोग की तैयारी 110 तक करनी है, 110 नंबर के लिए करनी है कि कम से कम मेरिट से कम हम लोग 10 नंबर ऊपर रहें, कम से कम मेरिट से 10 नंबर ऊपर रहें, इतनी हम लोग तैयारी करेंगे। ये नहीं कि हम लोग ऐसी तैयारी करेंगे बॉर्डर पे रहें, थोड़ा सा संशय विस्मय होगा कि नहीं होगा, तो ऐसी चीजें नहीं आएंगी। इतना तैयारी मैं करवा दूंगा, इतना पढ़ा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा, आपको पीडीएफ पूरे दूंगा कि आपका सिलेक्शन 100% है। लेकिन उसके लिए आपको भी स्वयं से पढ़ना पड़ेगा। स्वयं से जब तक तैयारी नहीं करेंगे तो चीजें कठिन हो जाएंगी। केवल मैं अकेले काम करूंगा, आप नहीं काम करेंगे तो मजा नहीं आएगा। दोनों लोग मिलके आप मेहनत करिए, आप, मेरा काम है मैं मेहनत से आपको पढ़ाऊं, ठीक। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप पूछ सकते हो, मैसेज में कर सकते हो, ठीक। तो कल चलिए अब हम नए टाइम पे मिलेंगे 5 बजे, ठीक। हाँ, टाइम को लेकर कोई आएगा तो हम वहां नोटिफिकेशन डाल देंगे फिलहाल में, टाइम को लेकर कोई इशू आता है तो। लेकिन 5 बजे चलेगी, फिर मिलते हैं आपसे कल हम 5 बजे। धन्यवाद।